हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शंकर तिवारी एक बार फिर आपके सामने आया हूं राष्ट्रवाद की कहानी लेकर। अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उसके उदय के कारण क्या थे। राष्ट्रवाद के रास्ते पर चलते हुए 1885 के पहले कौन कौन से राजनीतिक संगठनों की स्थापना हुई, इसके बाद वो परिस्थितियां कैसे बनी जिनसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद अपने बाल्यकाल से, जन्म के समय से लेकर के आज़ादी के दौर तक उसने अपना सफर कैसे तय किया, किन किन विचारधाराओं का उसके ऊपर प्रभाव रहा। अर्थात आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद का विकास, उदारवाद और उग्र राष्ट्रवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रीय जागृति और राजनीतिक संगठनों की स्थापना अध्याय के अंतर्गत भारत में राष्ट्रवाद का विकास और उदारवाद तथा उग्र राष्ट्रवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा कि ए.ओ. ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन की सहमति से भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। आज हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद का विकास किस तरह हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के उपरांत इसके प्रथम अधिवेशन में सभी जातियों, संप्रदायों और वर्गों के प्रतिनिधि शामिल हुए। लोकमान्य तिलक के आगमन के पश्चात यह संस्था जनसाधारण के निकट आ गई और महात्मा गांधी के आने के बाद तो इसका स्वरूप राष्ट्रव्यापी हो गया। यहाँ पर ये जो भारत का नक्शा दिख रहा है, ये महात्मा गांधी जब हुआ करते थे तब हमारे भारत का राष्ट्रीय स्वरूप यही था, इसलिए इस नक्शे को यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। भारत में राष्ट्रवाद का विकास विभिन्न चरणों में हुआ, मतलब अलग अलग स्टेप्स में हुआ, अलग अलग समय कालखंड में हुआ। समय के साथ साथ कांग्रेस की रीति और नीति में भी परिवर्तन हुआ। कांग्रेस की विचारधारा से भिन्न विचारधाराएं इसमें पल्लवित एवं पुष्पित हुई। प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का क्या स्वरूप था, इस वीडियो में हम यही समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। उदारवाद या उदार राष्ट्रवादी विचारधारा क्या थी, ये किस तरह चली, कब तक चली, ये हम इसमें देखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में सन 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक का समय उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे कभी भी कोई भी पूछता है, परीक्षा में आए या ना आए ये अलग बात है, मान लो आपसे कभी किसी ने पूछ लिया, आपके छोटे भाई बहनों ने या आपके बड़े भाई बहनों ने या किसी अन्य व्यक्ति ने, कि उदारवादी युग कब से कब तक था, तो आपको पता होना चाहिए कि 1885 कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 20 साल तक कांग्रेस में उदारवादियों की चलती थी, इसलिए उस युग को हम उदारवादी युग कहते हैं। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बागडोर थी वो उदारवादी नेताओं के हाथ में थी। इन नेताओं में प्रमुख पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस और महादेव गोविंद रानाडे प्रमुख थे। ये लोग उदारवादी राजनीति में विश्वास रखते थे तथा प्रत्येक उद्देश्य को क्रमिक व संवैधानिक तरीकों से प्राप्त करना चाहते थे। उनके ये उद्देश्य थे प्रार्थना पत्र लिखना, स्मृति पत्र भेजना और फिर प्रतिनिधिमंडल रवाना करना। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से उनके कागज ये लोग भेजते थे और वो अंग्रेज हवाई जहाज बना के कागज उड़ा दिया करते थे। कुछ इस तरह की मानसिकता से वे अंग्रेज काम करते थे। अब हम बात करते हैं उदारवादियों की कार्यप्रणाली। उदारवादी संवैधानिक तरीकों में विश्वास के साथ प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों और प्रतिनिधिमंडलों द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते थे। मतलब ये चाहते थे कि यदि आपकी कोई समस्या है तो उसके लिए एक लेटर लिख दिया जाए, आवेदन पत्र लिख दिया जाए, फिर उस आवेदन पत्र पे कार्रवाई ना हो तो पुनः उस आवेदन पत्र को याद दिलाने के लिए एक मेमोरेंडम या स्मृति पत्र भेजा जाए। जब ये दोनों चीज़ें ना हो तब फिर प्रतिनिधिमंडल बनाकर जाया जाए कि साहब हुजूर, हमारे ये पत्र आपको भेजे थे, उसके बदले में हमने रिमाइंडर भी भेजा था, आपने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया, आपसे हम मिलने आए हैं, निवेदन है कि बताइए हमारी उन मांगों का क्या हुआ। कई बार तो ये होता था कि इंग्लैंड की जनता और राजनीतिज्ञों को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधिमंडल इंग्लैंड भी भेजा। इंग्लैंड की जनता को भारतीय समस्याओं से अवगत कराने के लिए लंदन से इंडिया नाम का एक समाचार पत्र भी
प्रकाशित किया गया ताकि जो इंग्लैंड में लोग रह रहे हैं, इंग्लैंड के नागरिक हैं, उनको ये पता चल सके कि आपके जो गोरे अंग्रेज हैं, आपके जो सहयोगी साथी हैं, वो भारत में क्या जुल्म कर रहे हैं, क्या तानाशाही कर रहे हैं, वो भारतीय जनता की समस्याओं का कारण बने हुए हैं। उदारवादी प्रतिवर्ष अधिवेशनों में अपनी मांगों का प्रस्ताव पारित करते और उन मांगों के औचित्य का समझने का प्रयास करते। मतलब साल में एक बार अधिवेशन आमंत्रित करते, उनमें अगले एक साल तक जो उनको मांगे मनवानी हैं, उन मांगों का प्रस्ताव पॉइंट टू पॉइंट लेकर के आते। फिर ये बोलते जाके संबंधितों से कि इस मांग का ये औचित्य है, इसका निराकरण आप कीजिए। हालांकि एक बात आप नोट कर लीजिए, उदारवादियों के कार्यक्रमों में जन आंदोलनों का कोई स्थान नहीं था। उनका मानना था कि इससे अराजकता फैल जाएगी। यदि हमने जनता के बीच में गए और उनको उकसाया आंदोलन के लिए, जनता मैदान में जाएगी तो अराजकता की स्थिति हो जाएगी। इसलिए वे प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र और प्रतिनिधि मंडलों पर ही ज़्यादा भरोसा रखते थे। आजकल भी हम लोग लगभग यही करते हैं। कई बार हमारी कोई समस्या होती है तो हम सबसे पहले एक आवेदन पत्र भेजते हैं। आवेदन पत्र पे जब सुनवाई नहीं होती तो हम पुनः एक आवेदन पत्र भेजते हैं रेफरेंस देके कि साहब हमने वो आवेदन पत्र भेजा था, उस पर आपके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब उस स्मृति पत्र पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती तब हम क्या करते हैं, 4, 6, 8, 10 लोग इकट्ठे होकर फिर संबंधित अधिकारी के पास, संबंधित मंत्री या नेता के पास जाते हैं और फिर बोलते हैं कि हुजूर, सर, साहिब, हमने आपके पास पत्र भेजे हमारी समस्याओं को लेकर, उन पत्रों के संदर्भ में हमने स्मृति पत्र भी भेजा पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए हम खुद मिलने आए हैं, कृपया हमारी मांगों का निराकरण कीजिए। तो वही प्रक्रिया अपनाई जाती। अब ब्रिटिश सरकार का उदारवादी नेताओं के प्रति क्या रुख था, इसके बारे में हम इस स्क्रीन पर देखेंगे कि प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति सहानुभूतिपूर्वक रहा। कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार एक साथ आगे बढ़े थे, एक दूसरे के साथ में बातचीत करते हुए संवाद के रास्ते पर आगे चले थे। आपने पहले भी देखा है, एओ ह्यूम ने डफरिन की सहमति से ही गोकुलदास तेजपाल धर्मशाला में सम्मेलन कराया था। तो इसलिए स्वाभाविक है कि आरंभ में तो ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के लिए पॉजिटिव ही रहा होगा। कांग्रेस के अधिवेशन में सरकारी कर्मचारी भी भाग लेते थे, परंतु धीरे धीरे सरकार ने कांग्रेस को अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाली तथा ब्रिटिश हितों की विरोधी घोषित कर दिया। अल्पसंख्यक से तात्पर्य कोई जातिवादी धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं, संख्या में मतलब हिंदुस्तान के बहुत थोड़े से लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बता दिया। ये नहीं कहा कि आप पूरे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हो, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला कांग्रेस बहुत कम लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। वो चाहते भी अंग्रेज यही थे, क्योंकि इन्होंने जनता को शामिल नहीं किया था। शिक्षित लोग थे जो जाके एप्लीकेशन दे के आते, प्रतिनिधि मंडलों से मिलाते जा करके, ये वजह थी। कांग्रेस के अंदर ही एक ऐसा वर्ग था जो उदारवादियों की नीति को पसंद नहीं करता था। उनका मानना था कि उदारवादी भिक्षावृत्ति की नीति अपना रहे हैं। इस तरह से बार बार जाना और बोलना कि हमारी मांगें पूरी करो, ये चीजें पसंद नहीं आ रही थी। हालांकि बाद में धीरे धीरे उदारवादियों का भ्रम भी ब्रिटिश सरकार द्वारा ध्यान न देने पर टूटने लगा। उनको भी लगने लगा कि अब ये हमारे जो तौर तरीके हैं ये नहीं चलने वाले हैं। कांग्रेस के प्रारंभिक काल में स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि वे केवल भारतीयों के लिए कुछ रियायतें ही मांगा करते थे। वे ये बोलते थे कि हमको परिषदों में स्थान दे दो, हमारे को विचार व्यक्त करने की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता दे दो, हमको भी आप लोगों की तरह समानता का अधिकार मिले। इस तरह की चीज़ों की वो मांग करते थे ब्रिटिश सरकार के अंदर ही। 19वीं सदी के अंतिम दशक में क्या हुआ, सन 1890 में लोकमान्य तिलक ने कांग्रेस ज्वाइन की। उस समय उनकी उम्र 35-36 वर्ष के आसपास रही होगी, युवावस्था में वो थे। तो उस समय वो देखते थे कि बुजुर्ग नेता जो काम कर रहे हैं उदारवादी तरीके उनको पसंद नहीं आते थे। तो उनके आने के बाद स्वरूप बदला हुआ हम आगे देखेंगे। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया। अब उदारवादियों की उपलब्धियां एवं महत्व, ऐसा नहीं है कि उदारवादियों ने कुछ भी ना किया हो। उदारवादियों ने कांग्रेस की शैशव काल में, उसके बाल्यकाल में, उसके जन्म के बाद से जो उसको बढ़ाने के लिए किया जा सकता था वो किया। उदारवादी प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, स्मृति पत्रों के माध्यम से और प्रतिनिधि मंडलों के माध्यम से अपनी मांगे मनवाने में बेशक रूप से सफल ना हुए हों, लेकिन उनको ये श्रेय तो जाता ही है कि कांग्रेस के शैशव काल में उन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण किया, लोगों को एक मंच पर लेके आए, लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित किया।
ये उपलब्धि भी कम नहीं होती है। 1857 की क्रांति के बाद नैराश्य का माहौल हो गया हो, उस देश में चंद पढ़े लिखे लोगों ने जनमानस में अखबारों के माध्यम से अपनी बात पहुंचाई तो कि हमारे क्या अधिकार हैं और हमको क्या मिल रहे हैं। यद्यपि उदार राष्ट्रवादी ब्रिटिश शासन को कल्याणकारी मानते थे, उनका कहना था कि चलो जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन शासन की त्रुटियों को उजागर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। दादा भाई नौरोजी, ये चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिनको बोला जाता है, ये हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड के पार्लियामेंट के सदस्य भी रह चुके थे। कपास के व्यापारी थे ये, लेकिन राष्ट्रवादी थे। दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि भारत से धन का निष्कासन और उसके कुप्रभाव क्या हैं, ये हम लोगों को, जनता को बताया था। और उनका एक फेमस कोट है, भारत से इंग्लैंड धन का निष्कासन ही सभी बुराइयों की बुराई है, एविल ऑफ एविल्स। इसके बाद हम देखते हैं जो कांग्रेस के उदारवादी लोग थे, उनकी प्रमुख मांगें क्या क्या थीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों एवं अन्य अवसरों पर उदारवादियों ने जो मांगें प्रस्तुत की, उनमें प्रमुख थीं प्रांतीय तथा केंद्रीय विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए, प्रशासनिक सेवाओं का भारतीयकरण किया जाए, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी की विशेष मांग थी क्योंकि आईसीएस से उनको निकाला गया था। सेना के खर्चों में कमी की जाए, ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा का भार भारत पर न डाला जाए, कुटीर उद्योगों तथा तकनीकी शिक्षा का विस्तार किया जाए, उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की जाए, किसानों पर से कर के बोझ को कम किया जाए। तो उदारवादियों के प्रभाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1892 का अधिनियम पारित किया और भारतीयों को परिषदों में शामिल होने का मार्ग खोल दिया। अब बात करते हैं हम 1905 के बाद ऐसा क्या घटनाक्रम घटा, ऐसी क्या चीज हो गई, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा प्रकट हुई। हाँ, एक कंफ्यूजन होता है कि उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा और उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को हम अलग अलग तरीके से ये समझ लेते हैं कि उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा मतलब बम तमंचों वाली बात हो गई और उदारवादी मतलब एक गाल में थप्पड़ मार दिया तो दूसरा गाल दिखा देना। हमारी ये जो सोच है ये गलत है। उदारवादी विचारधारा से तात्पर्य वही है जो मैंने आपको बताया कि प्रार्थना पत्र देना, स्मृति पत्र देना और प्रतिनिधिमंडल भेजकर निवेदन करना। आज भी हम वही करते हैं कि हम हमारे अधिकारियों को आवेदन करते हैं, उस आवेदन पर पुनर्विचार के लिए पुनः आवेदन करते हैं और फिर हम प्रतिनिधिमंडल बनकर जाते हैं। उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को यह पसंद नहीं था, वो ये चाहते थे कि अब हम जनता को इस आंदोलन में शामिल करें। तो ये क्या चीज थी, इसको आप समझेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक 20 वर्षों तक उदारवादियों ने नेतृत्व किया। 20 वर्ष यानी 1885 से 1905 तक। उदारवादियों की याचना और मिन्नतों की राजनीति से उग्र राष्ट्रवादी ऊब चुके थे। वे जनता में, भारतीय जनमानस में आत्मसम्मान, देशभक्ति और साहस की भावना का संचार करके राष्ट्रीय संघर्ष को एक नई गति, एक नई दिशा देना चाहते थे। पब्लिक को भी अपने आंदोलन में शामिल करके उसको व्यापक स्वरूप देना चाहते थे। राष्ट्रवाद के उदय के कारण आपने देखे, आज हम देख रहे हैं उग्र राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण। पहला, उदारवादियों की कार्य पद्धतियों के प्रति असंतोष। उग्रवादी विचारधारा का नेतृत्व करने वाले लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल तथा अन्य ने अनुभव किया कि प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों से भारतीयों को राजनीतिक अधिकार मिलना संभव नहीं है। अंग्रेजों की न्यायप्रियता और सदाशयता पर भी इनको विश्वास नहीं था। इनको ये लगता था कि अंग्रेज बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। वे अंग्रेजों के विरुद्ध एक सशक्त और प्रबल जन आंदोलन आरंभ करना चाहते। लोकमान्य तिलक ने कहा भी था कि स्वतंत्रता भारतीयों को चांदी की थाली में रखकर नहीं मिल जाएगी, इसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम आवेदन लिख के दें कि अंग्रेज बहादुर साहब हमको आजादी दे दो, वो एक लेटर चांदी की थाली में रखकर दे देंगे कि जाओ आजाद किया। ऐसा संभव नहीं था। दूसरा कारण, संवैधानिक आंदोलनों की विफलता। अनेक प्रार्थनाओं और याचिकाओं के बाद 1892 का अधिनियम पारित तो हो गया, लेकिन इससे भारतीयों को कोई विशेष या वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं हुए। इस तरह वैधानिक उपायों से राजनीतिक अधिकार मिलने की आशा धूमिल हो गई। हमारे जो लेटर, जो हमारे प्रार्थना पत्र दिए जाते थे, वो हवाई जहाज बनाकर
उड़ा दिए गए। ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रियावादी नीति तीसरा कारण है उग्र राष्ट्रवाद के उदय की। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति उग्र राष्ट्रवाद के विकास का मुख्य कारण बनी। अंग्रेज जितना दमन करते, यहां पर उतना ज्यादा उबाल आता, उतना ज्यादा गुस्सा आता, उतना ज्यादा आक्रोश पैदा होता। 1858 का अधिनियम और महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा थी कि आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह घोषणा केवल आश्वासन मात्र बन के रह गई। ब्रिटिश सरकार की शोषण, दमन और भेदभाव की नीति ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जैसी थी वैसी ही जारी रही। लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन जैसे वायसराय घोर नस्लवादी थे और फूट डालो राज करो की नीति अपनाते थे। चित्र में आप ये लॉर्ड कर्जन को देख रहे हैं, यहां पर यह है। इसने बंगाल का विभाजन 2 भागों में करके फूट डालो राज करो किया था। बंगाल के विभाजन को बंग भंग के नाम से इतिहास के ही अगले वीडियो में हम इसको समझेंगे। अगला कारण हम देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति। हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी, भारत के कुटीर उद्योगों को चौपट कर दिया इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने। तो ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति के कारण भारत के जो कुटीर उद्योग थे, ये जो इनको इंग्लैंड से आने वाले माल से जब टैक्स हटा दिया गया तो ये इन कुटीर उद्योगों से बना माल महंगा हो गया और आयातित माल सस्ता हो गया और कुटीर उद्योग नष्ट हो गए। 5वां कारण सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन। डेफिनेटली सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलनों ने भारतीय जनमानस को अन्याय के विरुद्ध सतत संघर्ष करने को प्रेरित किया। लोगों में स्वाभिमान, त्याग और आत्मविश्वास की भावना का संचार हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से समाज में व्याप्त निष्क्रियता, हीनता और उदासीनता की प्रवृत्ति पर कठोर प्रहार कर राजनीतिक चेतना जगाई। तिलक और एनी बेसेंट आदि ने राष्ट्रीय संघर्ष की प्रेरणा सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलनों के माध्यम से प्रदान की। प्राकृतिक प्रकोप, ये ध्यान दीजिए आप कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में अकाल और दुर्भिक्ष बहुत ज्यादा पड़े और उसी अकाल के समय भारत की ब्रिटिश सरकार ने भव्य दरबार का आयोजन दिल्ली में कर डाला। इधर लोग मर रहे थे भूख से, उधर वो पैसों की होली खेल रहे थे। मुंबई प्लेग के दौरान लोगों के साथ बड़ा दोयम दर्जे का व्यवहार हुआ जिसने अंग्रेज सरकार का सौतेलापन उजागर कर दिया। आप सपोज कीजिए आज कोरोना महामारी के कारण पूरा देश प्रभावित है। ऐसी ही महामारी उस समय अंग्रेजों के समय आई थी। आज हमारी सरकार हमारा कितना ध्यान रख रही है, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था पहुंचा रही है, हमारे लिए पैसों की कमी ना हो इसलिए सरकार अपने बड़े बड़े आयोजन निरस्त कर दे रही है। क्यों? क्योंकि यह हमारी चुनी हुई सरकार है, यह हमारे आजाद देश की सरकार है। लेकिन यह हालात जब उस समय थे 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, प्लेग हुआ, दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा, तो अंग्रेज सरकार ने हमारी हालत ऐसी कर दी थी जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है। 7वां बिंदु, पाश्चात्य विचारों एवं विदेशी आंदोलनों का प्रभाव। हम लोगों को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो चुका था। मैकाले हमें मिटाने के लिए अंग्रेजी पढ़ा रहा था, लेकिन हमने उस अंग्रेजी को पढ़ के मैकाले को ही मिटा दिया। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो गया तो लोगों ने रूसो को, वॉल्टेयर को, मैजिनी को, वर्क को और गैरीबाल्डी के विचारों को पढ़ना और समझना आरंभ कर दिया। इनके विचार बड़े क्रांतिकारी होते थे। कभी मिल जाए इनकी किताबें तो खाली समय में आप इनको पढ़िएगा, इनका हिंदी वर्जन यदि अंग्रेजी नहीं आती तो। एबिसीनिया की इटली पर विजय 1896 में और जापान जैसे छोटे देश ने रूस पर 1905 में जीत हासिल कर ली। इससे भारतीयों में उत्साह का संचार हुआ। वहां की खबरें भारतीयों को आई, उन्हें लगा है एबिसीनिया जीत सकता है तो हम क्यों नहीं। बस ये बात थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वास्तविक कारण जो है वो एक लंबी अवधि तक चलते हैं और इन वास्तविक कारणों से हमारे अंदर या किसी के भी अंदर गुस्सा पैदा होता है। लेकिन यह गुस्से का प्रकटीकरण यानी गुस्सा बाहर कब निकलता है? जब कोई तात्कालिक कारण सामने आता है। तो ऐसा ही तात्कालिक कारण उग्र राष्ट्रवाद विचारधारा वालों के लिए सन 1905 में मिल गया और वो था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन और क्रांतिकारी राष्ट्रीयता का विकास एक दूसरे से घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में फूट डालो शासन करो की नीति का अनुसरण करते हुए बंगाल का विभाजन 2 भागों में कर दिया। उसने ऐसा क्यों किया? ताकि बंगाल की एकता को चोट पहुंचे,
हिंदू और मुसलमान आपस में टूट जाएं, यह षड्यंत्र उसने रचा। लेकिन हुआ उल्टा, बंगाल में स्थिति बहुत विस्फोटक हो गई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा कि बंगाल विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया। महात्मा गांधी ने तो हालांकि हिंद स्वराज में यह स्वीकार ही कर लिया है कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागृति हुई थी। हालांकि अभी भी बंगाल विभाजन का चैप्टर हम आगे दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। बंगाल विभाजन और क्रांतिकारी राष्ट्रीयता का जो विकास है वो इस तरह समझ सकते हैं हम कि ये जो नक्शे में आप देख रहे हैं, ये बृहद भारत आपको दिखाई दे रहा है और इसमें ये है बंगाल। इस बंगाल को इन्होंने यहाँ पर विभाजित कर दिया दो भागों में। क्यों विभाजित कर दिया? क्योंकि बंगाल तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केंद्र हुआ करता था और यहाँ पर पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य था और पश्चिमी बंगाल में हिंदू बाहुल्य था। तो इन्होंने इस तरह से हिंदू और मुस्लिम को तोड़ने का कुटिल षड्यंत्र रच दिया। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अब राष्ट्रीय आंदोलन में उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में अगर हम देखें तो राष्ट्रीय आंदोलन का उग्र स्वरूप सबसे पहले महाराष्ट्र में दिखाई दिया। कैसे? 1893 को बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को सार्वजनिक रूप प्रदान किया। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाया जाता था लेकिन सार्वजनिक रूप से आरंभ किया गंगाधर तिलक ने। 1899 से तिलक ने शिवाजी महोत्सव मनाना आरंभ कर दिया। 1896 से 97 के बीच जो अकाल पड़ा था और महामारी हुई थी, उससे महाराष्ट्र के घर घर में असंतोष फैल गया था और उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रसारित करने के लिए तिलक ने इसमें और ज्यादा भूमिका निभाई। उधर पंजाब में लाला लाजपत राय उग्र राष्ट्रवादियों का नेतृत्व संभाल ही रहे थे। कायस्थ समाचार के माध्यम से वे जनता को संघर्ष के लिए प्रेरित करते थे। जबकि बंगाल में बंगाल विभाजन के बाद राष्ट्रवाद चरम रूप से उग्रता पर पहुंच गया, वहीं उसका जन्म हुआ। विपिन चंद्र पाल, जिसे हम बंगाल टाइगर भी कहते हैं, उन्होंने मद्रास का दौरा किया और वहां ब्रिटिश शासन के खिलाफ चेतना जगाई। भारतीय पत्र पत्रिकाओं ने भी उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रसारित व प्रचारित किया। इन शॉर्ट अगर हम देखते हैं तो महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव, गणपति महोत्सव, इनके माध्यम से उग्र स्वरूप बाल गंगाधर तिलक ने आरंभ किया। पंजाब में लाला लाजपत राय ने संभाला मोर्चा और विपिन चंद्र पाल ने बंगाल में देखा और जाके मद्रास को भी जागृत किया। अब जिस तरह से उदार राष्ट्रवादियों की कार्य पद्धति आप लोगों ने देखी कि आवेदन पत्र लिखना, फिर आवेदन पत्र पर पुनर्विचार के लिए एक और आवेदन लिखना, फिर विचार नहीं होना तो 4-6 लोग प्रतिनिधि मंडल बनाकर पहुंच जाना। इसी तरह से उग्रवादियों की कार्य पद्धति क्या थी हम देखते हैं तो उनकी कार्य पद्धति, उग्र राष्ट्रवादियों की कार्य पद्धति उदारवादियों से सर्वथा भिन्न थी। उदारवादी क्या चाहते थे? त्याग और बलिदान के बल पर स्वशासन प्राप्त करना चाहते थे। उदारवादियों के भी 3 अस्त्र थे। यहां उग्रवादियों के जो 3 अस्त्र थे वो 3 ये थे: बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। बहिष्कार का अर्थ केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार अकेले से नहीं था, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना बंद कर दो, नहीं, इसका और व्यापक स्वरूप था। बहिष्कार मतलब सरकारी सेवाओं, प्रतिष्ठानों और उपाधियों का बहिष्कार करना। स्वदेशी शब्द बहिष्कार शब्द का पूरक था। देश से धन के निष्कासन और गरीबी को रोकने के लिए, गरीबी ज्यादा ना बढ़े इसके लिए देश में निर्मित वस्तुओं का अधिकाधिक उपयोग हो, इस पर जोर दिया गया और स्वदेशी को देशभक्ति का प्रतीक बना लिया गया। जैसे आज हम चाइना की वस्तुओं को बायकॉट कर रहे हैं और देश की चीजों को अपना रहे हैं, ठीक वैसा ही उस समय ब्रिटिश जो गुड्स थी उनका हमने बायकॉट किया और इंडियन गुड्स को बनाने का और उनके उपयोग करने पर ध्यान ज्यादा दिया। इसके बाद बहिष्कार और स्वदेशी का प्रभाव क्या हुआ कि भारतीय घरेलू उद्योगों को पुनः प्राणवायु मिल गई। जो उद्योग समाप्त हो गए थे स्वदेशी के और बहिष्कार के प्रभाव से, वे फिर से तैयार हो गए। कुटीर उद्योगों के विकास हेतु एक राष्ट्रीय कोष बनाया गया और स्वदेशी स्कूल और कॉलेज जो बन गए थे वो आंदोलन के प्रमुख केंद्र बन गए। और अंग्रेजी शिक्षा जो भारतीयों के बौद्धिक विकास को रोकती थी, उसके स्थान पर भारतीय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। तो ये आप चित्र में देख रहे हैं कि उदारवादियों के जैसे 3 प्रमुख अस्त्र थे, उसी तरह से उग्रवादियों के 3 प्रमुख अस्त्र बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा थे। अब उदारवादी जो राष्ट्रीय लोग थे, उदारवादी जो चरित्र के राजनेता थे, उनके आंदोलन का अपना महत्व था।
उन्होंने भारतीय जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित किया, पढ़े लिखों को एक मंच प्रदान किया। इसी तरह से उग्रवादी जो विचारधारा थी या उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा थी, उस आंदोलन का भी अपना एक महत्व है। उग्र राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार से सहयोग की अपेक्षा निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति अपनाई। उदारवादी ब्रिटिश सरकार के सहयोग से चाहते थे कि हमारा भी मांगें पूरी होती रहे, हमारा काम बनता रहे, लेकिन उग्र राष्ट्रवादियों ने ब्रिटेन की सरकार के साथ सभी तरह के सहयोग को बंद करने की ठान ली। जो राष्ट्रीय आंदोलन केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित था, उसे जन आंदोलन बना दिया। मतलब अभी तक पढ़े लिखे लोग ही आवेदन पत्र बनाते, प्रतिनिधिमंडल बनाते और चले जाते। उसकी जगह पर उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों ने जनता को जगाया, जनता में उत्साह का संचार किया, उनको भले बुरे की पहचान कराई और इसके बाद में इस आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको आपको नोट करना चाहिए, सबसे बड़ी बात, उग्र राष्ट्रवादियों ने हिंसा के मार्ग को कभी नहीं अपनाया। अक्सर हमारे दिमाग में आ जाता है कि उग्र शब्द को देख के लगता है कि ये हिंसक हो गए होंगे, नहीं, इन्होंने रचनात्मकता अपनाई। बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे रचनात्मक कार्य किए, जिससे अंग्रेजों की रीढ़ की हड्डी पर चोट पड़ी। हिंसा के मार्ग को कभी नहीं अपनाया। स्वाभिमान, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता जैसे गुणों के विकास पर बल दिया। उग्र राष्ट्रवाद आंदोलन के प्रमुख नेता या प्रणेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल हुआ करते थे। इन तीनों की जोड़ी को लाल, बाल और पाल के नाम से हम जानते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह से राष्ट्रवाद के विकास, उदारवाद की कार्यप्रणाली, उदारवाद का महत्व और इसके बाद उग्र राष्ट्रवाद की कार्यप्रणाली, जन्म और उनके महत्व को समझ लिया। अब आपकी बारी है कि इसको आप बहुत अच्छे से समझें और पढ़ें और प्रश्नावली हल करें। धन्यवाद। आप लोगों ने वीडियो देख लिया और आज भारत में राष्ट्रीय जागृति और राजनीतिक संगठनों की स्थापना वाला यह अध्याय हमारा समाप्त हो गया है। अब आपको 5 प्रश्नों को हल करना है, जैसे आप करते चले आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों से एक निवेदन करूंगा मैं कि ये जो राष्ट्रवाद का विकास और राजनीतिक संगठनों की स्थापना के ये जो 4 वीडियो हैं, इनको यदि आपने एक बार देख चुके हैं तो एक बार फिर से देखें और उसको समझने की कोशिश करें। और इसमें यदि कोई चीज़ समझ में ना आए तो अपने शिक्षक को जरूर बोलें कि सर या मैडम, हमको ये विषय या ये विषय वस्तु समझ में नहीं आई है, कृपया पुनः बताएं। क्योंकि जब आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछेंगी कि हमारे देश की आज़ादी कैसे मिली, तो आप क्या जवाब देंगे। तो इसलिए कोई आपसे सवाल ना खड़ा कर ले और आप अनभिज्ञ बने रहें। इसलिए आपके अंदर आ रहे सभी सवालों के जवाब आपको आने चाहिए। तो बस आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। जय हिंद।